हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मस्ती विद एलपी में। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, डेली की तरह मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन जो कि गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों आपने हमारी पिछली 6 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी देख लेना, क्योंकि उनमें भी बेस्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं। बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि धनगरी गज़ा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश डैश से संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या झारखंड। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देखते हैं। पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गज़ा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह नृत्य महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के चरवाहों, ग्वालों एवं कवल बुनकरों द्वारा किया जाता है। धनगर नृत्य पारंपरिक मराठी पोशाक धोती, अंगरखा यानी कि अंगोछा और फेटा के रंगीन रुमाल के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? हम ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या तेलंगाना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इससे रिलेटेड देखते हैं आगे कुछ। माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। श्रावण मास में यह नृत्य किया जाता है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की रासलीला से माथुरी नृत्य का गहरा संबंध है। उत्तराखंड के लोक नृत्य देख लेते हैं हम। छोलिया नृत्य, हारुल, तांदी या चौफुला नृत्य आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है? घूमर, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया या कठपुतली। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा घूमर। और ये बाकी जितने लोक नृत्य हैं राजस्थान के लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य। और ये जो है हमारा राजकीय नृत्य है राजस्थान का। आगे देखते हैं। घूमर नृत्य विशेष अवसरों जैसे कि विवाह समारोह, त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम हिंदी शब्द घूमना से लिया गया है जो कि नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है। कच्ची घोड़ी, कठपुतली एवं कालबेलिया भी राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से हैं। तेहरा ताली राजस्थान की कांवड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे देखते हैं। इस नृत्य के अंतर्गत गुजरात के आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनकर, गेंदे के फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनकर इस नृत्य का क्रियान्वयन करते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने हमारी पिछली 6 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी देख लेना, उनमें भी बेस्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिघमपाड़ा डैश डैश का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन दे रखे हैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। हमारा इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। रिघमपाड़ा नौकुम उत्सव के दौरान न्यासी जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दामिंडा डांस, पाउंग नृत्य, तापू नृत्य, बुया नृत्य तथा लायन एंड पिकॉक डांस अरुणाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देख लेते हैं। नाटी, घुघटी, डांगी लोक नृत्य, दानव नृत्य आदि। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देख लेते हैं। चटकोरा, भगोरिया, मटकी तथा बरेदी नृत्य आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और डैश डैश अनुसूचियाँ थीं। ऑप्शन दे रखे हैं हमें 9, 11, 8 या 6। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ थीं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन। किसी देश के राजतंत्र को उसकी डैश डैश के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है और राजतंत्र में से कोई भी बदलाव
तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। ऑप्शन दे रखे हैं लोग, प्रस्तावना, संविधान या सरकार। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा संविधान। आगे देखते हैं, किसी देश के राजतंत्र को उसके संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने डैश डैश के रूप में कार्य किया। भारत का वित्त आयोग, भारत की अस्थायी संसद, भारत का चुनाव आयोग या भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भारत की अस्थायी संसद के रूप में इसने कार्य किया था। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। सन 1950 से 1952 तक संविधान सभा ने भारत की अंतिम अथवा अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन दे रखे हैं 1955, 1949, 1952 या 1950। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1952। आगे देखते हैं, भारत के नए संविधान के तहत 1951-52 के दौरान पहला आम चुनाव हुआ था। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। पहली बार निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे। ऑप्शन दे रखे हैं हमें वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या बीपी सितारमैया। हमारा इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आवास समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सिंधु सभ्यता के लोग डैश डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। ऑप्शन दे रखे हैं सीसा, कांस्य, लोहा तथा सोना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कांस्य। आगे देखते हैं हम, सिंधु घाटी के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे एवं टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन 14 विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। खैबर पख्तूनवा, पंजाब, बलूचिस्तान या सिंध। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सिंध। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित, लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो हमारा ऑप्शन दे रखे हैं मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा या चनहुदड़ो। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो। अगर देखते हैं, चनहुदड़ो से मन के बनाने, सीप काटने, मोहर बनाने, तराजू बनाने आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल तथा कालीबंगा से अग्निकुंड या यज्ञ वेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्टुअर्ट पिगट ने
हड़प्पा अथवा मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोलिथ डैश डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। ऑप्शन दे रखे हैं हमें सिक्के, छोटे पत्थर के औजार, कपड़े या मिट्टी के बर्तन। हमारा इसका आंसर हो जाएगा छोटे पत्थर के औजार। आगे देखते हैं। माइक्रोलिथ जो कि छोटे पत्थर के औजार थे जिनकी लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर तक होती थी, जैसे ब्लेड, चेलेडोनी, एगेट आदि। इनका प्रयोग पाषाण काल में शुरुआती मनुष्यों द्वारा शिकार आदि करने में किया जाता था। पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से चपार, चापिंग तथा पेबुल उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश डैश में मुर्दों का टीला है। ऑप्शन दे रखे हैं फारसी, हिंदी, उर्दू, सिंधी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सिंधी। आगे देखते हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। अगला पॉइंट, सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात भावचित्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें लोकटक, चिल्का, पुलिकट या कोलेरू। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा लोकटक। आगे देखते हैं क्या दे रखे हैं हमें। मणिपुर राज्य में स्थित लोकटक झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है। लोकटक झील में केवुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें भूमध्य रेखीय निम्न दाब, उच्च दाब, उप ध्रुवीय निम्न दाब या उपोष्ण उच्च दाब। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब। आगे पॉइंट देखते हैं इसके कुछ। उपोष्ण उच्च दाब पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। इस दाब पेटी को अश्व अक्षांश या हॉर्स अक्षांश के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश डैश पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं हम अनाईमुड़ी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी या खासी। हमारा इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं। पूर्वी घाट अष्टदश श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है और इसकी ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलते हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों का नाम मेघालय की जनजातियों के नाम पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें जास्कर, सोन, यमुना, चंबल। हमारा इसका आंसर हो जाएगा जास्कर नदी। अगला देखते हैं इसका कुछ पॉइंट। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखरचू के पास एक हिमनद से होता है। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक, गिलगित, जास्कर आदि ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है। पुरुई, थाजीवास, विल्लन या मिलाम। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मिलाम। इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ।
मिलाम ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांग वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है हमें, यह मांग फलन का एक ग्राफिक चित्रण है। यह उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक मूल्य पर मांगी गई मात्रा को प्रकट करता है। तो हमारा इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। आगे देखते हैं, मांग वक्र क्या होता है। यह एक वस्तु की कीमत और उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। मांग वक्र उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक कीमत पर मांगी गई मात्रा को भी दर्शाता है। मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है, जिसका अर्थ है जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है मांग की मात्रा बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने बैंक हैं। ऑप्शन दे रखे हैं हम 28, 26, 27, 20 या 12। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 12। एक नज़र देख लेते हैं कि वो कौन कौन से बैंक हैं। 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। यह विलय 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया है। 2019 से 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों का सम्मेलन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने अहम भूमिका निभाई थी। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, उच्च उपज वाली किस्म, निम्न पोषण वाली किस्म, उच्च पोषण वाली किस्म या निम्न उपज वाली किस्म। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उच्च उपज वाली किस्म। आगे देखते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन को भारत रत्न भी दिया गया है। भारत रत्न। भारत में पहली बार HYB बीजों का प्रयोग हुआ। इन बीजों से गेहूं की फसल में अधिक सफलता मिली। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है HYB की फुल फॉर्म, तो इसका हो जाएगा हमारा, इधर लिख लेते हैं हम HYB यानी कि हाई यील्ड वैरायटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश डैश पर केंद्रित थी। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, त्वरित औद्योगिकरण, अदायगी संतुलन या परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा त्वरित औद्योगिकरण। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टेन्योर था वो 1956 से 1961 तक था। आगे देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। इस योजना में बुनियादी और भारी उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौद्रिक नीति लिखत अथवा साधन जिसे बैंक दर कहा जाता है डैश डैश के अनुरूप है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, नगद कोष अनुपात, बट्टा दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, तरलता समायोजन सुविधा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सीमांत स्थायी सुविधा। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि आर्द्रता क्या है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जब वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है। आगे देखते हैं, पॉइंट दे रखा है हमें, अपेक्षित आर्द्रता का अत्यधिक बढ़ जाना वर्षा का सूचक होता है। वर्षा ऋतु में वायु में आर्द्रता अधिक होने के कारण नमक को खुले में रखने पर
पसीज जाता है, यानी कि नमक गीला हो जाता है। अपेक्षित आर्द्रता का मान जब अधिक होता है तो वाष्पन की क्रिया धीमी रहती है। अपेक्षित आर्द्रता का मान जब कम होता है तो वाष्पन की क्रिया अधिक होती है और सूखेपन की अनुभूति होती है। हाइग्रोमीटर यंत्र द्वारा सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया की पहचान कीजिए जिसमें रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नेल पॉलिश रिमूवर का शीतलन प्रभाव। इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ पॉइंट दे रखा हमें। नेल पॉलिश रिमूवर का शीतलन प्रभाव किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। दरअसल जब नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन को नाखून पर लगाया जाता है तो शीतलन या ठंडक का अनुभव मुख्य रूप से नाखून से एसीटोन के वाष्पीकरण के कारण होता है। गौरतलब है कि एसीटोन का क्वथनांक कम होता है और यह कमरे के तापमान पर जल्दी से वाष्पित हो जाता है। अगला पॉइंट दे रखा है हमें। वहीं साबुन के कारण हल्दी का रंग बदलना, आम का पकना और डिटर्जेंट का उपयोग करके साफ कपड़े करना ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया शामिल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? 4.4%, 2.3%, 5.9% या 3.2%। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4.4%। इससे रिलेटेड देखते हैं आगे कुछ। मानव द्वारा सांस छोड़ने में फेफड़ों द्वारा 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। दरअसल मानव द्वारा अतः श्वसित वायु में 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि उच्छ्वसित वायु में 16.4% ऑक्सीजन तथा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला पॉइंट, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। श्वसन में कार्बन मोनोऑक्साइड लेने से यह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें वाराणसी, बलिया, गाजीपुर या कानपुर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गाजीपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन दे रखा है हमें भोटा मृदा, पड़वा मृदा, राकड़ मृदा या लाल मृदा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा लाल मृदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है पश्चिमी मैदान, मध्य प्रदेश मैदान, मध्य मैदान या बुंदेलखंड प्रदेश। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? बांदा, ललितपुर, महोबा या झांसी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा महोबा। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पीछे हमारी 6 क्लासेस हो गई हैं, उन क्लासेस को देख लेना, क्योंकि उनमें भी हमने प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चंस करा रखे हैं।